चला तर सगळ्यांचं स्वागत आहे. वेलकम टू सदैव क्लासेस. एक पूरक पठण आहे आपल्याला लोकभारती हिंदी. धडा तुमचा 10वा आहे ठेस. काय नाव त्याचं? ठेस. लिहिलं आहे फणीश्वरनाथ रेणू यांनी. तर काय आहे बघा, या गद्यसंबंधी काय लिहिलंय तुम्हाला कि प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगिरी, कारीगरों के सभी मान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ठीक है, चलो काय आहे तुमचं ठेस. ओके, चलो. खेती के समय खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई उसे बुलाता नहीं कोई उसे बुलाता कोई उसे बुलाने नहीं कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरजन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारागिर रह गई है और सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है। शहर से सिंचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले भी पूछ लेता वो क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर बोली, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी, देखो, हाँ, तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले माँ से पूछ लेता था। सिरचन को देखते ही माँ हुलसकर कहती, आओ सिरचन, आज मेनू सॉरी नेनू मथ रही थी जो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है कि उनकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती की शीतल पार्टी के लिए। आगे देखिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। क्या संभाल कर हंसता वो? घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारागिर है। देखो, कारीगर है, कारागिर है, कारीगर है। हिंदी में कारीगर म्हणतात। मैंने घंटों बैठकर उसके सामने उससे के काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त होता। काम करते उसकी काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहूंपन सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, कामचोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की मड़ी कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहिले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, तुम हिलाता वह हाजीर हो जाएगा. मतलब खायला आवडायच्या गोष्टी सर्व, बरोबर की नाही? खायला प्यायला फार आवडायच्या. खाने पीने में सॉरी हाँ, तो खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म।
काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होता। आज तो अब अधक पाली दर्द से माथा टनटना रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखी पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के मनुष्य बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। वो अकेला कारीगर बचा हुआ था। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम काम समझने लगे हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। आवाज बंद ठेवायचा बाळांनो। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिल मिला उठी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात है बिटिया। बस बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो तीन पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। क्या दे दी है? देखो कि मानू के साथ क्या क्या भेजना है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए, कोई बात नहीं। तीन जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की दो शीतल का पार्टियों के बिना आएगी तो आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस, इसलिए एक हफ्ता पहले से सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने कहा, क्या कहा? देखो देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी के बांस की तीलियों और हाँ, कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में छब्बे डालकर वह चीक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मंजली भाभी ने मंजली भाभी से नहीं रहा गया। अब पर्दे से आड़ बोली, पहले ऐसा जानती कि मोर छपरी धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। भैया को पहले इस खबर भेज देती। एक सेकेंड। हम्म। तो जो काम में व्यस्त सिरचन था, वो सिरचन के कानों में बात पड़ी। वह बोला, मोहर छपरी धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती हुई है बहू? मोर छपरी धोती नहीं, मुंगिया लड्डू। बेटे की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक चिक की पहली पाती के साथ सारे जगमगा उठे। 7 रंग के सत भैया ताना अपने काम में मगन। सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य दिया। सिरचन की नाक के पास दो रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़ दिया है। चिवड़ा में चिवड़ा। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दी? बूंदी कहाँ नहीं दिली? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, बूंदी भी खातना है। सिरजन के मुंह में चिवड़ा भरा था हुआ था। गुड़ पर ढेला सूप के किनारे पड़ा था। अछूता मुझे त्याला हात लावलेला नव्हता। की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर गुजिया सूप में फेंककर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, आपके अपने महल से आई हुई मिठाई भी इस तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या?
पास मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, तो ये सब चल रहा था जैसे घर में होता है। माँ के पास कहा, मुंह लगाने से सिर पर ही चढ़ेगा, कैसे नहर ससुराल की बातें कर रहा है, देखो वह। मंजली भाभी की माँ की दुलारी बहू है। माँ चमक कर बाहर आई। सिरचंद, तुम काम करने आए हो या तुम काम करने आए हो तो अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी करने की कोई जरूरत नहीं। जिस चीज की जरूरत है मुझसे कहो। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पास के में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पास सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को देते हुए इधर उधर देखकर बोली, सिरचंद दादा, काम काज का घर। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी बात पर कान मत दो, कोटे लक्ष देऊ नका, तुम्ही तुम्ही आपलं काम करत राहा. चला पुढे. सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे में निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपने ही और अचरज से घूरते हुए देखा। छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती सी सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। जनक थी बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीप में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा ज्यादा खाते हो, चटोर कही के कि मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। अभी सिरचन भागने लगा। अब सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप और बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पे कर थूक आया। अपनी छुरी हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकला। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। मानू सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दो बेटी, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, तू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल ताटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी, अब नहीं। कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोर चौपड़ी धोती लेकर क्या करूंगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरे घर वाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसकी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, क्या कहता हूँ देखो, अब यह काम नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अभी नहीं आ सकता, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छीन की झालर बनाने लगाने लगी। यह भी बेचा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू। मानू कुछ बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इससे भी, इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन के ऊपर गुस्सा हो गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर छिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर और हम्म, मेरी ओर देखा, बोला, क्या दौड़ता आया हूँ, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सके। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, मेरी ओर से सब चीजें है दीदी, शीतल पाटी है, चीक और एक जोड़ी असली कुश की है। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर चापोली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फूट फूट कर रो रही है। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारागिरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। पहली बार वो ऐसा काम देख रहा